पाठ 24 रचनात्मक अभिव्यक्ति क्रिएटिव एक्सप्रेशन अपने भावों या विचारों को प्रकट करने का महत्वपूर्ण एवं प्रमुख साधन है भाषा। भाषा को प्रभाव उत्पादक बनाने के लिए आजकल पाठ्यक्रम में विविध गतिविधियों को शामिल किया गया है। भाषा को सीखते समय बोलने और सुनने पर बल रहता है और पढ़ने लिखने और चिंतन की आधारशिला भी मौखिक भाषा है। हम टेलीफोन संवाद, कहानी सुनना या सुनाना, कविता पाठ, अभिनय, घटना वर्णन, चर्चा आदि बोलकर सुनकर ही करते हैं। भाषा में नवीनता लाने के लिए तथा उसे और अधिक प्रायोगिक बनाने के लिए विविध विधाओं से भाषा को ग्रहण करना अधिक उत्तम है। अतः हम मौखिक अभिव्यक्ति एवं लिखित अभिव्यक्ति का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन। बच्चों, आप जानते ही हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। प्रायः हम मौखिक भाषा का प्रयोग ही अधिक करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नवीन पाठ्यक्रम में अनेक गतिविधियां मौखिक और लिखित दोनों ही रूपों में छात्रों के मूल्यांकन के लिए रखी गई हैं। ये गतिविधियां छात्रों में आत्मविश्वास को बढ़ाने और प्रयोगात्मक योग्यता का विकास करने में कारगर सिद्ध हो सकती हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के रूप या प्रकार। मौखिक अभिव्यक्ति के अनेक रूप हैं, जिनमें से कक्षा में और विद्यालय स्तर पर कराई जाने वाली गतिविधियां इस प्रकार हैं। वाद विवाद, लघु नाटिका मंचन, कहानी सुनाना, संवाद प्रस्तुति, सस्वर कविता पाठ, समाचार वाचन, कार्यक्रम संचालन, अंत्याक्षरी, वार्तालाप परिचर्चा, गोष्ठी, भेंट वार्ता, चरित्र अभिनय, चित्राधारित वर्णन या कहानी प्रस्तुतिकरण। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। वक्ता आत्मविश्वास से भरा हो, उसका उच्चारण स्पष्ट और सही हो, विषय के अनुसार सरल, बोधगम्य और सटीक भाषा का प्रयोग हो, भाषा शुद्ध और स्पष्ट हो और उचित गति, लय, बलाघात आदि का ध्यान रखकर बोली जाए। वक्ता की भाव भंगिमाएं, चेहरे के हाव भाव विषय को समझाने में सहायक हों। विषय को स्पष्ट करने में नकारात्मकता से बचना चाहिए। विषय को बोझिल न बनाकर मधुर व जिज्ञासापूर्ण बनाना आवश्यक है। मौखिक अभिव्यक्ति में की गई प्रस्तुति दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाली हो। वक्ता दर्शकों या श्रोताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करे। छात्रों की सहायतार्थ यहाँ हम मौखिक अभिव्यक्ति के कुछ रूपों की चर्चा करेंगे। वाद विवाद। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में अपने विचारों को व्यक्त करना वाद विवाद कहलाता है। वाद विवाद छात्रों की दो टीम बनाकर करवाया जा सकता है। वाद विवाद के आयोजन के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। छात्रों को 2 सप्ताह पहले ही वाद विवाद का विषय बताया जाना चाहिए। अध्यापक विषय के पक्ष व विपक्ष में बोलने वाले छात्रों की अलग-अलग सूची बना लें। छात्रों को मूल्यांकन योजना लिखवा दी जाए तथा बोलते समय छात्र गतिविधि पत्र प्रस्तुत करें। गतिविधि पत्र A4 साइज के पेपर पर छात्र का नाम, अनुक्रमांक, गतिविधि की संख्या व मूल्यांकन योजना लिखकर बना होना चाहिए। छात्र गतिविधि पत्र में विषय व अपने द्वारा प्रस्तुत पक्ष या विपक्ष में बोले जाने वाला मूल बिंदु लिख सकते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन पत्र इस प्रकार बना सकते हैं। कविता पाठ। कविता पाठ आयोजित करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखकर कविता पाठ प्रस्तुति को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। छात्रों को 1 सप्ताह पहले ही कविता पाठ के लिए सूचित किया जाए। सभी आवश्यक निर्देश पहले ही लिखवा दिए जाएं। कविता पाठ सामूहिक व एकल दोनों ही रूपों में किया जा सकता है। कविता चुनने के लिए आवश्यक निर्देश दे दिए जाएं कि कविता किस भाव या रस की हो। राष्ट्रीय पर्वों के आसपास कविता पाठ का आयोजन कराए जाने पर राष्ट्रभक्ति की कविताएं ले सकते हैं। छात्र कविता प्रस्तुति के लिए गतिविधि पत्र तैयार करें तथा शिक्षक पूर्व प्रदत्त मूल्यांकन योजना के अनुरूप ही गतिविधि का मूल्यांकन करें। कविता पाठ के लिए मूल्यांकन योजना निर्देश। कार्यक्रम संचालन। हिंदी दिवस के अवसर पर यह अभिव्यक्ति कराई जा सकती है।
इस अभिव्यक्ति में हिंदी दिवस पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को संचालित कराने के लिए छात्रों को 4-4 वर्गों में बांटकर विभिन्न कक्षाओं में प्रस्तुत कार्यक्रमों को संचालित कराया जा सकता है। कार्यक्रम संचालन हेतु कार्य योजना। कार्यक्रम संचालन के लिए छात्रों के वर्गों को कार्यक्रम के विषय में पूर्व जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। सभी आवश्यक सामग्री एक दिन पूर्व ही संग्रह कर रख लेनी चाहिए। कार्यक्रम संचालक उद्घोषक की वेशभूषा शालीन होनी चाहिए। उद्घोषक के रूप में सभी छात्र प्रत्येक कार्यक्रम का मूल भाव जानकर कार्यक्रम प्रस्तुत करने से पहले उसकी रूपरेखा दर्शकों के सामने रखें। कार्यक्रम संचालन के समय उद्घोषक को बीच में काव्य पंक्तियों, प्रेरक प्रसंगों को सुनाना चाहिए। भाषा सरल, बोधगम्य, विषयानुरूप और सटीक होनी चाहिए। प्रत्येक कार्यक्रम की पूर्णता या समापन पर उद्घोषक या मंच संचालक को बड़े ही शालीन व मधुर शब्दों में कार्यक्रम की प्रशंसा करनी चाहिए। मंच संचालक के पास कार्यक्रम से संबंधित सभी जानकारी लिखित रूप में होना आवश्यक है। शिक्षक कार्यक्रम से संबंधित सभी आवश्यक निर्देश छात्रों को पहले ही दे दें तथा पूर्व निर्मित मूल्यांकन योजना के अनुरूप उनका मूल्यांकन करें। मंच संचालन हेतु मूल्यांकन योजना। घटना या चित्र का मौखिक वर्णन। किसी घटना या चित्र को देखकर वर्णन करना मौखिक अभिव्यक्ति का एक सुंदर रूप है। सभी छात्र अपने जीवन काल में प्रतिदिन कई घटनाएं घटित होती हुई देखते और सुनते हैं। इन्हीं घटनाओं को वे मौखिक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। घटना या चित्र का वर्णन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। घटना या चित्र के मूल बिंदुओं को सिलसिलेवार ढंग से लिख लेना चाहिए। इनमें से रोचक और मनोरंजक प्रसंगों को चुन लेना चाहिए। वर्णन करते हुए भाषा की मौलिकता व सहजता बनाए रखनी चाहिए। घटना प्रस्तुति भूतकाल में और चित्र वर्णन वर्तमान काल में होना चाहिए। अध्यापकों के लिए ध्यातव्य बातें। अध्यापक छात्रों को घटना व चित्र का विषय बता दें। छात्र विषय के अनुरूप घटना या चित्र चुनकर वर्णन का अभ्यास करें। अध्यापक छात्रों से गतिविधि पत्र बनवाएं जिसमें घटनाक्रम लिखा हो या चित्र वर्णन हेतु चित्र चिपका हो। साथ ही मूल्यांकन योजना भी लिखी हो। प्रस्तुति के समय अध्यापक उसी गतिविधि पत्र में मूल्यांकन करें। घटनाक्रम या चित्र वर्णन हेतु मूल्यांकन योजना। संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग। संवाद से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य किसी विषय पर वार्तालाप से है। संवाद लेखन किसी भी नाटक, एकांकी, चलचित्र आदि का प्राण है। यह अभिनय को सजीवता प्रदान कर कहानी को गति प्रदान करता है। संवाद में एक कलाकार किसी प्रस्तुतिकरण पर अपने कथन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तथा दूसरा कलाकार उस प्रस्तुतिकरण पर अपने कथन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस प्रकार संवाद का क्रम आगे बढ़ता जाता है। संवाद लेखन में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। संवाद लिखते समय उसमें प्रयुक्त पात्रों की प्रकृति, देशकाल, उनकी शिक्षा तथा उनके जीवन का भली भांति ध्यान रखना चाहिए। संवाद की भाषा सरल तथा भावानुकूल हो। संवाद में वाक्य छोटे छोटे तथा रोचक होने चाहिए। संवाद के विषय को क्रमशः प्रकट करना चाहिए। संवाद में गति के साथ साथ रोचकता भी बनी रहनी चाहिए। संवाद में यथास्थान मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग भी करना चाहिए। संवाद का अंत सदैव किसी निष्कर्ष के साथ होना चाहिए। संवाद के वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए। संवाद लेखन के कुछ उदाहरण। विद्यालय का मध्यांतर हो चुका है। दो मित्र बात करते हुए। तरुण: संदीप, आज कुछ उदास हो, क्या कारण है? संदीप: नहीं मित्र, कोई खास बात नहीं, बस यूं ही। तरुण: नहीं, बात तो है, मैं पिछले 1 घंटे से देख रहा हूँ कि तुम कुछ चुप चुप हो, बताओ तो सही, क्या हुआ? संदीप भावुक होकर: मैं अपना काम स्वयं ही करता हूँ, पर देर रात तक टीवी पर फिल्म देखने के कारण देर से सोया, इसीलिए सुबह देर से उठा। जूते पॉलिश करने का समय भी नहीं मिला। तरुण: पर नाश्ता तो कर लिया था ना?
संदीप, कहाँ यार, जल्दी में मैं अपना टिफिन भी मेज पर छोड़ आया और नाश्ता भी नहीं कर पाया क्योंकि तभी बाहर स्कूल बस ने हॉर्न बजा दिया। तरुण, तो यह बात है, चिंता मत कर, मेरा टिफिन है ना, दोनों आज उसी से काम चला लेंगे। दोनों मित्र कैंटीन की तरफ आगे बढ़ गए। एक चपरासी दौड़ता हुआ आता है। चपरासी, संदीप बाबू, संदीप बाबू। संदीप ने देखा कोई पुकार रहा है। संदीप, हाँ कहो नवल, क्या बात है? चपरासी, लो यह टिफिन, तुम्हारी मम्मी अभी अभी शोभा मैडम को दे गई हैं। तुम आज जल्दी जल्दी में भूल आए थे। संदीप टिफिन लेते हुए, हाँ भूल आया था। तरुण, चलो अच्छा हुआ, तुम्हारा भी टिफिन आ गया, अब मिलकर लंच करते हैं। दोनों मित्र विद्यालय की कैंटीन की तरफ बढ़ जाते हैं। सूचना लेखन, नोटिस राइटिंग। कम से कम शब्दों में महत्वपूर्ण जानकारियों को जनता तक पहुंचाने के लिए सूचनाओं का इस्तेमाल किया जाता है। सूचना की शैली औपचारिक होती है। अंग्रेजी में सूचना को नोटिस कहते हैं। सूचनाएं व्यक्तिगत रूप में भी दी जा सकती हैं, पर समाचार पत्रों में भी उन्हें जन सामान्य के लिए प्रायः प्रकाशित कराया जाता है। ये कभी कभी दीवारों पर पोस्टर्स के रूप में तथा सूचना पट्टों पर ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर लगा दी जाती हैं जिससे इनको आम आदमी आसानी से पढ़ सके। इस तरह सूचना लेखन वह गतिविधि है जिसके माध्यम से कोई विशिष्ट जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाई जाती है। सूचनाओं का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ नोटिस। सूचना जारी करने वाली संस्था या संगठन का नाम सबसे ऊपर, मध्य में। इसके ठीक नीचे सूचना शब्द का प्रयोग। यदि किसी विशिष्ट वर्ग या व्यक्ति के लिए सूचना है तो दाईं ओर कोष्ठक में उसका संकेत। सूचना शब्द के नीचे अथवा सूचना शब्द के साथ सूचना के विषय या शीर्षक का उल्लेख। सूचना शब्द के ऊपर तथा संस्था या संगठन के नाम के नीचे बाईं ओर सूचना जारी होने वाली तिथि का उल्लेख। सूचना का कथ्य, संक्षेप में जो भी सूचित करना हो। कथ्य के अंतर्गत कार्य पूरा किए जाने की अंतिम तिथि का उल्लेख। अंत में नीचे बाईं ओर सूचना लेखक का नाम, पद एवं हस्ताक्षर। भाषा औपचारिक होते हुए भी सरल एवं सुबोध हो, जिससे कि आम आदमी समझ सके। सूचना प्रारूप का नमूना। सूचना लेखन के नमूने। केंद्रीय विद्यालय खानापाड़ा, गुवाहाटी के प्रधानाचार्य रामबाबू शर्मा की ओर से 8वीं कक्षा में कुछ सीटें खाली रह जाने के कारण प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए अंतिम तिथि का उल्लेख करते हुए सूचना। केंद्रीय विद्यालय खानापाड़ा, गुवाहाटी, दिनांक 10 अप्रैल 2022। 7वीं पास छात्रों के लिए प्रवेश सूचना। विद्यालय में 8वीं कक्षा के कुछ छात्रों के छोड़कर चले जाने के कारण कुछ स्थान रिक्त हो गए हैं। जिन छात्रों ने अच्छे अंकों से 7वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, वे 25 अप्रैल 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र विद्यालय के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। रामबाबू शर्मा, प्रधानाचार्य। प्रतिवेदन लेखन, रिपोर्ट राइटिंग। प्रतिवेदन का शाब्दिक अर्थ किसी घटना, कार्य, योजना आदि के संबंध में छानबीन, पूछताछ आदि करने के बाद तैयार किया जाने वाला विवरण है, जिसे किसी अधिकारी या सभा आदि के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह अंग्रेजी के शब्द रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। प्रतिवेदन लेखन हिंदी साहित्य की एक रुचिकर विधा है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। तथ्यों पर आधारित किसी घटना, संस्था या समारोह की जानकारी देना प्रतिवेदन के अंतर्गत ही आता है। प्रतिवेदन के द्वारा अलग अलग तरह की सभाओं, समारोहों, सम्मेलनों, संस्थानों आदि की वर्तमान स्थिति, उन्नति और प्रभाव या कारण आदि आम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। प्रतिवेदन लेखन के समय निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। प्रतिवेदन में असत्य तथ्यों की जानकारी देने से बचें। आत्मकथात्मक शैली में प्रतिवेदन न लिखें। प्रतिवेदन में अनावश्यक बातों का समावेश न हो। प्रतिवेदन में वर्णित समस्त तथ्य सत्य, प्रमाणित एवं विश्वसनीय हों। प्रतिवेदन का वर्ण्य विषय तथ्याधारित, सरल और स्पष्ट हो। मुहावरेदार भाषा शैली के प्रयोग से बचें।
काल्पनिकता के प्रयोग से बचें, संक्षिप्तता का ध्यान रखें, अनुच्छेद में बांटकर प्रतिवेदन लिखें, प्रतिवेदन का एक उपयुक्त शीर्षक दें। प्रतिवेदन का प्रारूप। प्रतिवेदन लिखने वाले रिपोर्टर को निम्नलिखित बातों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। समारोह या सम्मेलन या सभा या संगोष्ठी या संस्था का नाम और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी। प्रयोजन, अतिचित्रण, आयोजक, प्रतिभागी, दर्शक वर्ग आदि। प्रगति, निर्णय, समाधान। प्रतिवेदन लिखे जाने वाले विषय से संबंधित जानकारी। गतिविधियां। प्रतिवेदन लेखन के कुछ उदाहरण। किशोर युवाओं के लिए कोपिंग विद कोविड वेबिनार। दिनांक 20 जून। कोविड-19 के आने के बाद से विश्व के तमाम देशों की सरकारों ने शारीरिक दूरी, क्वारंटाइन एवं आइसोलेशन जैसे नियम लागू किए। यह जरूरी भी था, लेकिन इससे किशोरों, युवाओं की मानसिक स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ा। स्कूल, कॉलेज, दोस्तों, आउटडोर गेम्स आदि से दूर रहने के कारण वे डर, बेचैनी, क्रोध, उदासी आदि समस्याओं से जूझने लगे। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र ने विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं यूनिसेफ के साथ मिलकर युवाओं के लिए वेबिनार की पूरी सीरीज आयोजित की। कोपिंग विद कोविड नामक इस सीरीज का मकसद किशोरों, युवाओं को ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना था जहां अनिश्चितता के दौर में वे यूनिसेफ एवं WHO के विशेषज्ञों से सवाल कर मन की उलझनों को दूर कर सकें। RWA करा रही सैनिटाइजेशन। दिनांक 6 जून। परंपरा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन निजी राशि से सद्भावना सोसाइटी में सैनिटाइजेशन करा रही है। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कोरोना काल में अपनी जिम्मेदारी को समझने और बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कही है। परंपरा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि कोरोना ने सैकड़ों लोगों का जीवन समाप्त कर दिया है। एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी एकजुट होकर लोगों को कोरोना से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। 10 मई से अभी तक 5 बार कॉलोनी को सैनिटाइज किया जा चुका है। विज्ञापन लेखन, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। विशेष, जमा ज्ञापन, जानकारी देना, यानी किसी के बारे में विशेष रूप से जानकारी देने वाला। विज्ञापन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना होता है। आधुनिक समय में विज्ञापन को देखकर व उससे प्रभावित होकर लोग उस वस्तु को खरीदते हैं। इससे उस वस्तु की बिक्री में वृद्धि होती है और उत्पादनकर्ता को लाभ होता है। प्रत्येक टीवी चैनल, समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा बोर्ड आदि इन्हीं विज्ञापनों से भरे रहते हैं। विज्ञापन के द्वारा ग्राहक यह जान पाता है कि उस वस्तु में क्या विशेष गुण है। फिर वह अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार वह वस्तु खरीद सकता है। विज्ञापन बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जिससे कि लोग उससे प्रभावित हों और विज्ञापन को बार बार देखने पर वस्तु खरीदने पर मजबूर हो जाएं। ये मुख्य बातें हैं। जिस वस्तु का विज्ञापन बनाना हो, उसका चित्र रंगीन, स्पष्ट, बड़ा व आकर्षक हो। विज्ञापित वस्तु को एक नाम दें। नाम ऐसा हो जो लोगों को आकर्षित करे और उनकी जुबान पर चढ़ जाए। वस्तु की विशेषताओं के बारे में लिखना चाहिए कि वह दूसरे ब्रांड की वस्तुओं से किस प्रकार अलग है, जैसे टिकाऊ, सस्ती, बेहतर, मुफ्त दिए जाने वाले प्रोत्साहन, छूट आदि। प्रस्तुतिकरण में नवीनता होनी चाहिए ताकि ग्राहक उसी तरह की दूसरी चीजों को छोड़कर आपकी विज्ञापित चीज को देखें, उसके बारे में सोचें और खरीदें। आवश्यकतानुसार नारे यानी स्लोगन का उपयोग करें जो सहज ही ध्यान आकर्षित कर लेता है। विज्ञापन लेखन के कुछ उदाहरण। रियल आइसक्रीम के लिए विज्ञापन। चित्र वर्णन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। चित्रों को देखकर उनका वर्णन करना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन के सशक्त उदाहरण चित्र, कहानियां, कार्टून, कॉमिक्स आदि हैं जिन्हें बच्चे खूब पसंद करते हैं। हो सकता है बड़े लोग उनको न समझ पाएं, लेकिन बच्चे अपनी कल्पना शक्ति के बल पर इन चित्रों या कार्टूनों से अपनी नई दुनिया खड़ी कर लेते हैं। वर्णन के लिए जो चित्र दिए जाते हैं उनमें किसी घटना का वर्णन हो सकता है, कुछ गतिविधियां हो सकती हैं, लोगों की विभिन्न भाव भंगिमाएं हो सकती हैं।
कोई प्राकृतिक दृश्य हो सकता है, आदि आदि। चित्र वर्णन का उदाहरण देखिए। चित्र वर्णन। यह चित्र एक व्यस्त सड़क का है। चौराहे के पास दो भिन्न दिशाओं से आने वाली दो गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। मुख्य सड़क से आने वाली गाड़ी का काफी नुकसान हुआ है। इस दुर्घटना को देखकर तथा बगल से स्केटिंग करके आते हुए बच्चे को देखकर व्हील चेयर पर बैठा बूढ़ा व्यक्ति घबरा गया है। उसे इस बात की आशंका है कि कहीं इससे स्केटिंग करके आता बच्चा प्रभावित न हो जाए। इसके अलावा एक व्यक्ति जो सामान के बड़े बड़े डिब्बे उठाकर सड़क पार कर रहा था, मुख्य सड़क से तेजी से आती हुई साइकिल सवार लड़की को देखकर एकदम बौखला गया है। दूसरी ओर एक महिला एक हाथ में सामान का पैकेट तथा दूसरे हाथ में अपने कुत्ते की रस्सी पकड़कर सड़क पार करना चाह रही थी, लेकिन जब उसने सामने से एक लड़की को बिना हेलमेट पहने तेजी से मोटरसाइकिल लेकर आते हुए देखा तो वह डर गई और उसका कुत्ता भी पीछे की ओर भागने लगा। इस कारण उसके पैकेट से सामान नीचे गिर गया। वह महिला भी काफी परेशान दिखाई दे रही है। लघु कथा लेखन, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, उनमें कहानी का विशेष स्थान है। छोटा बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति, कहानियां सुनने में सबको मजा आता है। बच्चे तो कहानियां सुनने के लिए अपने दादा दादी, नाना नानी के पीछे पड़े रहते हैं। बिना कहानी सुने उन्हें नींद नहीं आती। वास्तव में कहानी सत्य और काल्पनिक घटनाओं पर आधारित होती है और श्रोता के मन को बहुत प्रभावित करती है। जहाँ तक लघु कथा का प्रश्न है, तो यह भी कथात्मक विधा है, पर कहानी से भिन्न है, क्योंकि दोनों के कलेवर में अंतर होता है। इसलिए दोनों को एक मानकर नहीं चलना चाहिए। किसी भी कहानी को छोटा कर देने से लघु कथा नहीं बन जाती। हाँ, यह सत्य है कि लघु कथा कहानी के सबसे अधिक निकट होती है। इसीलिए अंग्रेजी में कहानी को स्टोरी कहते हैं, तो लघु कथा को शॉर्ट स्टोरी। लघु कथा के प्रमुख गुण हैं संक्षिप्तता, सूक्ष्मता और सांकेतिकता। ध्यान रखिए, लघु कथा का महत्व उसकी लघुता में है, जो वह कथा को प्रदान करती है। छोटी छोटी बातों में बड़े अर्थ निकालना उसकी एक खासियत है और अपनी बात संदेश रूप में कम से कम शब्दों में पाठक तक पहुंचाना, इसी में उसकी सफलता छुपी होती है। लघु कथा का सौंदर्य उसकी अपनी शैली, बनावट, कसावट, कथ्य और शिल्प में निहित होता है। लघु कथा की प्रमुख विशेषताएं। कथानक। कहानी में लेखक के पास यह अवकाश होता है कि वह अपने कथानक में घटनाओं को विस्तृत रूप में प्रस्तुत कर सके, पर लघु कथा लेखक यह नहीं कर सकता। पात्र योजना। इसमें मानव के अलावा पशु पक्षी भी हो सकते हैं। कल्पना की उड़ान। लघु कथा में यथार्थ के साथ साथ काल्पनिक अभिव्यक्ति भी हो सकती है, अर्थात लघु कथा में राजा रानी, पशु पक्षी आदि काल्पनिक पात्र भी हो सकते हैं और काल्पनिक घटनाएं भी। शैली। लघु कथा की शैली की सबसे बड़ी विशेषता है बात को संक्षेप में कहना। यदि लघु कथा लेखक में यह गुण नहीं है कि वह अपनी बात संक्षेप में कह सके, तो वह अच्छा लघु कथा लेखक नहीं हो सकता। उपदेश की प्रधानता। हर लघु कथा कोई न कोई उपदेश अवश्य देती है, अतः उपदेश की प्रधानता लघु कथा का एक प्रमुख गुण है। संक्षिप्तता। संक्षिप्त होना लघु कथा का सबसे बड़ा गुण है और यही गुण उसे कहानी से अलग करता है। उद्देश्य। हर लघु कथा का अपना कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। इस उद्देश्य का पता लघु कथा को पढ़ने के बाद ही चल पाता है। प्रस्थान बिंदु के आधार पर लघु कथा लेखन। प्रस्थान बिंदु। एक छोटा बालक था, उसका नाम बोपदेव था। वह पढ़ाई में कमजोर था। उसके गुरुजी जो पढ़ाते थे उसे वह याद ही नहीं होता था। हर रोज उसे गुरुजी की डांट खानी पड़ती थी, साथ ही उसे बुद्धू कहकर चिढ़ाते थे। एक ही कक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण होने पर उसे भी विश्वास हो गया था कि वह मंदबुद्धि है, कभी शिक्षित नहीं हो सकता। एक दिन गुरुजी ने कहा, बोपदेव, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो जाओ पिताजी के खेती के कार्यों में हाथ बटाओ। बोपदेव निराश होकर घर की ओर चल दिया। लघु कथा। एक छोटा बालक था, उसका नाम बोपदेव था। वह पढ़ाई में कमजोर था। उसके गुरुजी जो पढ़ाते थे उसे वह याद ही नहीं होता था।
हर रोज उसे गुरुजी की डांट खानी पड़ती थी। साथ ही उसे बुद्धू कहकर चिढ़ाते थे। एक ही कक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण होने पर उसे भी विश्वास हो गया था कि वह मंदबुद्धि है, कभी शिक्षित नहीं हो सकता। एक दिन गुरुजी ने कहा, बोपदेव, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो जाओ पिताजी के खेती के कार्यों में हाथ बटाओ। बोपदेव निराश होकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे प्यास लगी। कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थीं। उसने उनसे पानी पिलाने को कहा। पानी पीते हुए उसकी दृष्टि कुएं की मुनेर पर गई, जिस पर रस्सी की रगड़ से निशान पड़ गए थे। उसने पानी पिला रही महिला से पूछा, इस पत्थर पर ये निशान कैसे है? महिला ने उत्तर दिया, पानी निकालने के लिए बार बार रस्सी खींचने की रगड़ से पत्थर पर निशान पड़ गए हैं। बस यहीं से उस छोटे बालक को ज्ञान प्राप्त हो गया। वह सोचने लगा, जब कोमल रस्सी कठोर पत्थर पर निशान डाल सकती है, तो वह बार बार अभ्यास करके विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? ऐसा सोचते ही वह घर न जाकर वापस पाठशाला गया और गुरुजी के चरणों में गिरकर उसने कहा कि गुरुजी, मुझे एक अवसर और दीजिए, मैं पूरे मन से परिश्रम करूंगा। गुरुजी ने प्रसन्न होकर उसे पढ़ाया। धीरे धीरे वह एक महान विद्वान बन गया। शीर्षक, अभ्यास का महत्व। शिक्षा, अभ्यास करने से सभी कार्य सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। शीर्षक के आधार पर लघु कथा लेखन। शीर्षक, जैसे को तैसा। एक जंगल में एक ऊंट और एक गीदड़ रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। नदी के उस पार के खेतों में खूब गन्ने उगे हुए थे। ऊंट और गीदड़ ने नदी पार करके गन्ने खाने की योजना बनाई। योजना के अनुसार ऊंट ने गीदड़ को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दी। वहां पहुंचकर उन दोनों ने देखा कि खेत के रखवाले गहरी नींद में सो रहे थे। निश्चिंत होकर उन दोनों ने गन्ने खाने आरंभ कर दिए। गीदड़ का पेट शीघ्र भर गया, परंतु ऊंट का पेट अभी भरा नहीं था। गीदड़ ने कहा, मेरा तो पेट भर गया, अब तो मैं गाऊंगा। ऊंट ने गीदड़ को समझाते हुए कहा, मित्र, ऐसा मत करना, मेरा पेट अभी भरा नहीं है। गीदड़ बोला, मित्र, मैं खाने के बाद बिना गाए रह नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं तो अब गाऊंगा। ऐसा कहकर गीदड़ चिल्लाने लगा। गीदड़ की आवाज सुनकर खेत के रखवाले जग गए और डंडे लेकर उनकी तरफ दौड़े। गीदड़ तो भाग गया, किंतु ऊंट भाग नहीं पाया। खेत के रखवालों ने ऊंट की जमकर पिटाई की। चोटिल ऊंट मार खाकर वापस लौटते समय गीदड़ से बदला लेने की तरकीब सोचने लगा। ऊंट नदी किनारे पहुंचा तो गीदड़ वहां उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही गीदड़ उछलकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। दोनों नदी पार करने लगे। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे तो ऊंट ने कहा, मित्र, मैं तो अब डुबकी लगाऊंगा, क्योंकि खाने के बाद मुझे डुबकी लगाने की आदत है। गीदड़ ने उससे बहुत प्रार्थना की, अपनी मित्रता की दुहाई दी, किंतु ऊंट नहीं माना और उसने वहीं डुबकी लगा दी। गीदड़ डूब गया। इस प्रकार से गीदड़ को अपनी करनी का फल मिल गया। किसी ने ठीक ही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। नारा लेखन, स्लोगन राइटिंग। नारा क्या है? अंग्रेजी में नारे को स्लोगन या टैगलाइन कहते हैं। नारा वाणिज्य एवं व्यापार के संदर्भ में एक ऐसा आकर्षक वाक्य होता है जो किसी कंपनी के उत्पाद का परिचय कराता है। एक आदर्श नारा वह होता है जो अपने पाठक या श्रोता के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। इसीलिए एक आकर्षक, कैची नारा लिखना सरल नहीं होता। वस्तुतः एक अच्छा नारा विज्ञापन को बहुत प्रभावी बना देता है। प्रत्येक नारे का उद्देश्य अपने ग्राहक के मन में अपने लक्षित पाठक वर्ग को एक निश्चित संदेश देना होता है। नारों का निर्माण इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि वे अपने उपभोक्ता के ध्यान को तेजी से खींच सकें। आकार में छोटा होने के कारण नारों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इन्हें आसानी से समझा जा सकता है और याद भी रखा जा सकता है। अच्छे नारों की विशेषताएं। ये उत्पाद के बारे में प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत करते हैं, उपभोक्ताओं को सोचने के लिए विवश करते हैं, लोगों में उत्पाद की मांग को बढ़ाते हैं। ये आसानी से याद रखे जा सकते हैं। ये उपभोक्ता के मन पर अनुकूल प्रभाव छोड़ने में समर्थ होते हैं।
कंपनी या उत्पाद के प्रमुख लाभों को उपभोक्ताओं के समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ होते हैं। उत्पाद अन्य कंपनियों के उत्पादों से किस तरह भिन्न और उत्तम है, यह बताने की इनमें क्षमता होती है। अच्छे नारे लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अच्छा नारा लिखने से पहले उपभोक्ताओं और प्रतिस्पर्धी उत्पादों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। अतः नारे लिखने में जल्दबाजी न करें। नारों को यथासंभव मनोरंजक बनाने का प्रयास करें। नारों को अधिकाधिक सरल और संक्षिप्त रखें। अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों की तुलना में आपकी कंपनी के उत्पाद किस प्रकार अतुलनीय और अद्वितीय है, यह बात नारों के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश करें। नारे को तुकबंदी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करें। नारों के प्रकार। मुख्यतः नारे दो प्रकार के होते हैं। एक, व्यापार संबंधी नारे। दो, विज्ञापन संबंधी नारे। व्यापार संबंधी नारे। व्यापारिक जगत के नारे संपूर्ण व्यापार से संबंधित अभिलक्षणों को प्रकाशित करते हैं, जैसे KFC उंगली चाटते रह जाओगे, इट्स फिंगर लिकिंग गुड। आदिदास, असंभव कुछ नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। विज्ञापन संबंधी नारे, एडवर्टाइजिंग स्लोगन्स। विज्ञापन से संबंधित नारे संपूर्ण व्यापार की अपेक्षा किसी विशिष्ट उत्पाद के अभिलक्षणों का प्रचार करते हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित नारे इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि कोई इन उत्पादों को खरीदता है तो उसका अनुभव कैसा होगा, जैसे कोका कोला, खुशियां बिखेरे, ओपन हैप्पीनेस। फ्रूटी, फ्रेश और जूसी, फ्रेश एंड जूसी। नारों के उदाहरण। देश की स्वतंत्रता से जुड़े कुछ नारे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। इकबाल। हिंदी दिवस पर कुछ नारे। देश की ऊंची शान करें, हम हिंदी में काम करें। अपना देश महान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। जन जन को जो मिलाती है वह भाषा हिंदी कहलाती है। हिंदी हमारी ताकत है, हिंदी एक विरासत है। आओ अब आगे बढ़ें, हिंदी लिखें, हिंदी पढ़ें। शिक्षा पर नारे। नारी हो या नर, सब बने साक्षर। जो अनपढ़ रह जाता है वह एक दिन पछताता है। सबकी चाह रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन शिक्षा से ही बनेगा देश महान। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। स्वच्छता अभियान पर नारे। गांधी जी के सपनों का भारत बनाएंगे, चारों तरफ स्वच्छता फैलाएंगे। नया सवेरा लाएंगे, भारत को स्वच्छ बनाएंगे। सबने मिलकर ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वास्थ्य संबंधी नारे। फिट है तो हिट है। हेल्थ का रखो हमेशा ध्यान, तभी बनोगे तुम महान। स्वास्थ्य ही जीवन है। पहले रखो शरीर का ध्यान, उसके बाद करना सारे काम। खुद को मजबूत बनाओ, योग और व्यायाम अपनाओ। कोरोना से संबंधित नारे। गो कोरोना, नो कोरोना। संकल्प के नारे को दोहराना है, कोरोना को देश से भगाना है। जान है तो जहान है, जान भी जहान भी। पापा घर में रहो, बाहर कोरोना है। सब मिल साथ रहेंगे, किसी को नहीं खोना है। खेलों से संबंधित नारे। खेलने कूदने का लो संकल्प, स्वस्थ रहने का है यही विकल्प। तरह तरह के खेलों का लोगों के बीच करो प्रचार, क्योंकि ये शरीर के भीतर करते हैं शक्ति का संचार। खेल कूद द्वारा होता है स्वास्थ्य का निर्माण। जरूरी है खेल, क्योंकि स्वास्थ्य है जीवन का प्राण। प्रसिद्ध भारतीय कंपनियों के नारे। अमूल। अमूल भारत का स्वाद। पेप्सी, यही है राइट चॉइस बेबी। थम्स अप, टेस्ट द थंडर। कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला। प्रसिद्ध विदेशी कंपनियों के नारे। ये सभी नारे मूलतः अंग्रेजी में हैं, यहाँ हम उनके अनुवादों के साथ दे रहे हैं। ओल्ड स्पाइस, स्वयं पर विश्वास रखो, बिलीव इन योरसेल्फ।
डिज्नी वर्ल्ड, धरती की सबसे खुशनुमा जगह, द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। पेप्सी, नई पीढ़ी का स्वाद, द टेस्ट ऑफ न्यू जनरेशन। संदेश लेखन, मैसेज राइटिंग। संदेश क्या है? किसी व्यक्ति के द्वारा अपने मन की बात या सूचना लिखकर स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा संबद्ध व्यक्ति को भेजना संदेश लेखन कहलाता है। अच्छे संदेश की विशेषताएं। संदेश संक्षिप्त और तथ्यपरक फैक्चुअल होना चाहिए। संदेश को औपचारिक अथवा अनौपचारिक टिप्पणी के रूप में लिखा जा सकता है। संप्रेषक कथ्य की प्रमुख बातें छूटनी नहीं चाहिए। संदेश का प्रारूप। संदेश, समय, तिथि, एक पंक्ति छोड़कर संबोधित व्यक्ति का नाम। विषय वस्तु, एक पंक्ति छोड़कर प्रेषक का नाम। संदेश लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। संदेश को निर्धारित प्रारूप के अनुसार एक बॉक्स में ही लिखा जाना चाहिए। निर्धारित शब्द सीमा का ध्यान रखें। संदेश लिखे जाने की तिथि एवं समय का उल्लेख अवश्य करें। जिस व्यक्ति को संदेश देना है, प्रारंभ में उसका नाम तथा अंत में संदेश लेखक के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए। संदेश की विषय वस्तु में वे बातें ही लिखें जो अति आवश्यक हैं। संदेश में अपनी ओर से कोई नई बात न जोड़ें। संरचना की दृष्टि से सही वाक्य ही लिखें। व्याकरणिक एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां न हों, यह ध्यान रखें। संदेश के कुछ नमूने। आपका नाम दीपक है। आपके पिताजी की अनुपस्थिति में उनके कार्यालय से फोन आया था, जो आपने उठाया। फोन करने वाले व्यक्ति से आपकी निम्नलिखित बातचीत हुई। चूंकि आपको खेलने जाना है, अतः उक्त वार्तालाप को ध्यान में रखकर अपने पिताजी के लिए संदेश लिखिए। बातचीत। मिस्टर शर्मा, हेलो दिवाकर जी हैं? दीपक, नहीं, पापा अभी घर पर नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? मिस्टर शर्मा, मैं दिनेश शर्मा तुम्हारे पिताजी के कार्यालय से बोल रहा हूँ। दिवाकर जी को एक सूचना देनी थी। दीपक, आप मुझे बता दीजिए, मैं पापा को सूचित कर दूंगा। मिस्टर शर्मा, अच्छा बेटा, दिवाकर जी को बता देना कि 16 सितंबर 2022 को जो मीटिंग होने वाली थी वह स्थगित हो गई है तथा नई तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। दीपक, ठीक है अंकल, मैं पापा को बता दूंगा। संदेश। संदेश, अपराह्न 4 बजे, 14 सितंबर 2022। पापा, आपके कार्यालय से श्री दिनेश शर्मा जी का फोन आया था कि दिनांक 16 सितंबर 2022 को होने वाली मीटिंग स्थगित हो गई है तथा नई तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। दीपक। पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण विधा है जो पूर्णतया जनसामान्य के जीवन से संबंधित है। आज संचार के अनेक नवीनतम साधन उपलब्ध हैं, फिर भी इसकी उपयोगिता बनी हुई है। आज भी सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। पत्र के प्रकार। पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पत्र, 1 औपचारिक पत्र, 2 अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र। अनौपचारिक पत्र, जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध होता है, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, सूचना पत्र आदि अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। पत्र के अंग, स्थान और तिथि। पत्र में बाईं ओर सबसे ऊपर पत्र भेजने वाले और पाने वाले का पता तथा पत्र लिखने की तिथि होती है। संबोधन। पत्र के प्रारंभ में बाईं ओर ही संबोधन शब्द लिखा जाता है। उसके लिए संबंध विशेष, आयु अथवा पद के अनुसार संबोधन शब्द लिखा जाता है। अभिवादन। संबोधन के नीचे यथा योग्य अभिवादन शब्द लिखा जाता है। व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन शब्द नहीं लिखा जाता है। मुख्य विषय या पत्र का कलेवर। इसमें मुख्य सामग्री अर्थात समाचार, कुशल क्षेम आदि होता है। समाप्ति। पत्र के विषय की समाप्ति के बाद प्रायः कुछ शब्द या वाक्य लिखने की परंपरा है, जैसे धन्यवाद आदि। निवेदन शब्द
हस्ताक्षर से पहले यथानुसार निवेदन शब्द लिखा जाता है। हस्ताक्षर। पत्र के अंत में लेखक के हस्ताक्षर होने चाहिए। विभिन्न प्रकार के पत्रों में प्रयोग किए जाने वाले संबोधन, अभिवादन व निवेदन शब्द नीचे दिए जा रहे हैं। संबंध, संबोधन, अभिवादन, निवेदन। बड़े संबंधियों को पिता, गुरु आदि। मान्यवर, परम श्रद्धेय, श्रीमान आदि। नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श, आपका आज्ञाकारी, कृपाकांक्षी। छोटे संबंधियों को छोटा भाई, पुत्र, भतीजा आदि। प्रिय, चिरंजीव, नाम आदि। प्रसन्न रहो आदि। शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभ चिंतक, हितैषी आदि। बराबर वाले मित्र, साथी आदि को प्रिय, मित्रवर, नाम। नमस्ते, सप्रेम नमस्कार, तुम्हारा मित्र, प्रेमाकांक्षी आदि। परिचित व्यक्तियों को महाशय, महोदय, श्रीमान, श्रीमती आदि। नमस्ते, नमस्कार आदि। आपका या भवदीय। अधिकारियों को श्रीमान, महोदय, मान्यवर। नमस्ते, नमस्कार आदि। प्रार्थी, सेवक, निवेदक आदि। व्यवसायी को महोदय या श्रीमान, नमस्ते। भवदीय या निवेदक। प्रधानाचार्य को श्रीमान या महोदय, नमस्ते। आपका या आपकी आज्ञाकारी छात्रा। औपचारिक पत्र। प्रार्थना पत्र। विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 18 अप्रैल 2022। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, सर्वोदय विद्यालय, रूपनगर, दिल्ली। विषय, प्रवेश प्राप्त करने के लिए अनुरोध। महाशय, सविनय निवेदन यह है कि मैंने इस वर्ष 7वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। पिछले वर्ष मैं शिशु शिक्षा सदन का छात्र था। आपके विद्यालय की उत्तम शिक्षा, सुंदर वातावरण व अनुशासन को देखकर मैं यहाँ 8वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहता हूँ। पढ़ाई के साथ साथ मैं खेलकूद में भी रुचि रखता हूँ। मैं अपने विद्यालय की तरफ से क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट में मैंने कई पुरस्कार भी जीते हैं। आपसे अनुरोध है कि मेरे इन्हीं गुणों के कारण मुझे विद्यालय में प्रवेश देने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय, रोहित कुमार। अनौपचारिक पत्र। बधाई पत्र। अपने मित्र के जन्म दिवस पर उसे बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। 175 सेक्टर 28, रोहिणी, नई दिल्ली। दिनांक 15 जनवरी 2022। प्रिय राजेश, मधुर स्मृति, जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। पढ़कर बड़ी खुशी मिली कि तुमने अपने जन्म दिवस पर मुझे आमंत्रित किया है। मैं इस शुभ अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम हजारों साल जियो। प्रिय मित्र, मुझे इस बात का खेद है कि मैं खुशी के इस अवसर पर सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि पिताजी ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं और माताजी की तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती है, अतः मैं कहीं जा नहीं सकता। इस पत्र के साथ मैं एक छोटा सा उपहार भेज रहा हूँ। आशा है कि तुम इसे अवश्य स्वीकार करोगे। मेरी बधाई एक बार फिर स्वीकार करो। अपने पिताजी और माताजी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। हार्दिक शुभकामनाओं सहित तुम्हारा मित्र सुमित। अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद लेखन में किसी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का सार एक ही अनुच्छेद में सुंदर ढंग से लिखा जाता है। अनुच्छेद लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। विषय से संबंधित सभी बातों को एकत्र कर लीजिए। मुख्य सामग्री को प्रमुख बिंदुओं में बांट लीजिए। तत्पश्चात उन्हें संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। विषय के अनावश्यक विस्तार तथा पक्ष विपक्ष की विवेचना से बचना चाहिए। वाक्य छोटे व प्रभावशाली हों। भाषा सरल और सुगम होनी चाहिए। आरंभ में बिना भूमिका बांधे सीधे विषय पर आ जाना चाहिए। सभी प्रमुख बिंदुओं का समावेश होना चाहिए। लेखन के समय वाक्यों में तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप कुछ अनुच्छेद आगे दिए जा रहे हैं। एकता की आवश्यकता। प्रत्येक परिवार, जाति अथवा राष्ट्र के लिए एक होकर कार्य करना आवश्यक है। पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई में यदि एकता न हो तो परिवार सुखी नहीं हो सकता।
और न ही उन्नति कर सकता है। जिस जाति में एकता नहीं होती है वह सुरक्षित भी नहीं रह पाती। मजदूरों, कलाकारों, व्यवसायियों, अध्यापकों, छात्रों आदि सभी वर्ग के लोगों को आपसी मतभेदों का त्याग कर संगठित जीवन बिताना पड़ता है, अन्यथा वे अपने क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। संघे शक्ति कलियुगे, कलियुग में शक्ति के लिए संगठित होना नितांत आवश्यक है। आधुनिक समाज में अक्सर दलित, शोषित वर्ग, मजदूर वर्ग आदि अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए संगठित हो उठते हैं और तब सशक्त अधिकारियों को भी उनकी मांगों के समक्ष झुकना पड़ता है। हमारा देश भारत तो विभिन्नताओं का देश है। यहाँ संगठन एवं समन्वय की जितनी हमें आवश्यकता है उतनी किसी और राष्ट्र को नहीं। हमारी एकता की भावना ही हमें खंड खंड होने से बचा रही है। मेहनत से ही फल मिलता है। जो लगन के साथ कठोर परिश्रम करते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। बिना प्रयत्न के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। नेपोलियन ने एक बार कहा था, ईश्वर हमेशा बहादुर लोगों के साथ होता है। यह सत्य है कि ईश्वर हमेशा कठोर परिश्रम करने वाले लोगों को और प्रोत्साहित करता है। सफलता प्राप्त करने के लिए कोई राजपथ अथवा छोटा रास्ता नहीं है। कोई भी छात्र जब तक सारा वर्ष मेहनत नहीं करता, अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकता। एक किसान कड़ी मेहनत के बाद ही अपने खेत से अच्छी फसल प्राप्त कर सकता है। वकील बिना कानूनी किताबें पढ़े अपने मुवक्किल की पैरवी नहीं कर सकता। एक अच्छे व्यवसायी को व्यवसाय में अच्छे लाभ के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वैज्ञानिक अनेक वर्षों के कठोर परिश्रम के बाद ही किसी वस्तु का आविष्कार कर पाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता। निबंध लेखन, एसे राइटिंग। निबंध लेखन एक साहित्यिक विधा है। इस विधा में निपुण होने के लिए पैनी दृष्टि, बौद्धिक सूझबूझ तथा अभ्यास की आवश्यकता होती है। निबंध शब्द नि उपसर्ग तथा बंध शब्द को मिलाकर बना है। इसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। जब सीमित शब्दों में किसी विषय का वर्णन किया जाता है तो उसे निबंध कहा जाता है। किसी विषय पर सीमित शब्दों में क्रमबद्ध रूप में अपने भावों एवं विचारों को स्पष्टता एवं पूर्णता के साथ प्रस्तुत करना ही निबंध लेखन कहलाता है। अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए? किसी भी विषय पर निबंध लिखने के लिए सर्वप्रथम उसे 3 भागों में बांटना चाहिए। आरंभ, भूमिका या प्रस्तावना, मध्य या विषय वस्तु, अंत या उपसंहार। आरंभ। निबंध का आरंभ किसी कविता, सूक्ति, दिए गए विषय के शाब्दिक अर्थ, विषय से संबंधित किसी विचारक के कथन, किसी उद्धरण या किसी घटना के वर्णन से किया जा सकता है। निबंध लेखन यदि कम शब्दों में करना हो तो सीधे विषय पर भी आया जा सकता है। मध्य भाग। निबंध के मध्य भाग में ही उसका पूर्ण रूप से विवेचन किया जाता है। इसी भाग में निबंध की विषय वस्तु को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। उपसंहार या अंत। निबंध के अंत में विषय का निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। निबंध का आकर्षक अंत पाठक के हृदय पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। अतः अंत में किसी सूक्ति या किसी महापुरुष के कथन का उल्लेख करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस विषय पर निबंध लिखना हो उसके संबंध में जानकारी एकत्र कर लीजिए। निबंध की रूपरेखा तैयार कीजिए। निबंध की भाषा सरल तथा सुबोध होनी चाहिए। निबंध लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। दूसरे के विचारों का खंडन करने के लिए तर्कपूर्ण पद्धति अपनानी चाहिए। निबंध के प्रारंभ, मध्य और अंत में यथासंभव उद्धरण देने चाहिए, अर्थात काव्य पंक्तियां, सूक्तियां, दोहे या महापुरुषों के कथन लिखने की कोशिश करनी चाहिए। इससे निबंध प्रभावशाली बन जाता है। निबंध में कोई गलत सूचना नहीं होनी चाहिए। वर्तनी तथा विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। दीर्घ समास युक्त पदावली एवं लंबे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनसे प्रवाह में बाधा पड़ती है और भाषा अस्वाभाविक हो जाती है।
अनुच्छेद और निबंध में अंतर। निबंध में किसी विषय को विस्तार से वर्णित किया जाता है, जबकि अनुच्छेद में विषय का सार लिखा जाता है। निबंध में हर बिंदु को अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा जाता है, जबकि अनुच्छेद लेखन में संपूर्ण विषय को एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है। निबंध में उदाहरण, सूक्तियां, उद्धरण आदि का समावेश होता है, जबकि अनुच्छेद में प्रायः ऐसा नहीं होता। निबंध की शब्द सीमा अनुच्छेद से बहुत अधिक होती है। निबंध के प्रकार। निबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध देखे सुने स्थलों का वर्णन करना वर्णनात्मक निबंध कहलाता है, जैसे नगर, दृश्य, पहाड़, नदी, ऋतु आदि का वर्णन। वर्णनात्मक निबंधों को लेखक अपने प्रत्यक्ष अनुभव, कल्पना शक्ति तथा विवेचनात्मक शक्ति के आधार पर लिखता है। विवरणात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में घटनाओं, यात्राओं, संस्मरणों, उत्सवों तथा महापुरुषों का वर्णन किया जाता है, जैसे मेरी रेल यात्रा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, विद्यालय का वार्षिकोत्सव आदि। विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में किसी विचार, समस्या आदि का वर्णन किया जाता है, जैसे विज्ञान के बढ़ते चरण, दूरदर्शन के लाभ तथा हानियां, महंगाई की समस्या आदि। भावनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में सूक्तियों आदि पर निबंध लिखे जाते हैं, जैसे पराधीन सपने हूँ सुख नाही आदि। निबंध लेखन के कुछ उदाहरण पढ़िए। ओणम, केरल राज्य का प्रमुख पर्व। ओणम से संबंधित पौराणिक कथा। पौराणिक कथा का केरलीय स्वरूप। ओणम के प्रमुख आकर्षण। ओणम का वर्तमान रूप। भारत पर्वों का देश है। यहाँ विभिन्न ऋतुओं में अनेक धार्मिक और सामाजिक पर्व मनाए जाते हैं। देश के विभिन्न राज्यों के अपने कुछ विशेष पर्व भी हैं। ओणम एक ऐसा ही पर्व है जो केरल राज्य में उल्लास तथा उत्साह के साथ श्रावण मास में मनाया जाता है। केरल के नव वर्ष का आरंभ भी इसी पर्व से होता है। प्रायः प्रत्येक धार्मिक पर्व के मूल में कोई न कोई पौराणिक कथा रहती है। ओणम से राजा बलि की कथा जुड़ी हुई है। श्रीमद् भागवत के अनुसार प्राचीन काल में बलि एक पराक्रमी और दानशील सम्राट थे। उनकी दानशीलता की चर्चा चारों ओर फैल गई थी, जिससे देवता घबरा गए थे। देवताओं ने विष्णु भगवान से सहायता मांगी। विष्णु भगवान ने देवताओं की सहायता के लिए वामन यानी बौना ब्राह्मण का रूप धारण किया और बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। अगले ही क्षण वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने पहले पग में पूरी धरती और दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया। तीसरे पग को रखने के लिए वामन ने और स्थान मांगा। तब राजा बलि ने अपनी पीठ को ही वामन के लिए प्रस्तुत कर दिया। भगवान विष्णु बलि की दानशीलता से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि से वर मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान विष्णु से हमेशा दर्शन देते रहने का वर मांगा। भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दे दिया। यह कथा संपूर्ण भारत में विख्यात है। केरल प्रदेश में यह पौराणिक कथा कुछ विशेष रूप में मिलती है। इसके अनुसार पाताल पहुंचने पर राजा बलि ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उन्हें वर्ष में एक दिन अपनी प्रजा से मिलने का अवसर दें। विष्णु ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। केरल वासियों का विश्वास है कि ओणम के दिन ही राजा बलि अपनी प्रजा की खुशहाली देखने के लिए पूरे केरल प्रदेश में घूमते हैं। केरल निवासी अपने राजा बलि का हर्ष और उल्लास से स्वागत करने के लिए ही ओणम पर्व का आयोजन करते हैं। केरल प्रदेश में ओणम का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खेतों की हरियाली इस पर्व के उल्लास और उत्साह को अभिव्यक्त करती है। श्रावण मास में पूरे 10 दिन तक ओणम का उत्सव चलता है। भादो मास के श्रवण नक्षत्र के दिन छोटा ओणम भी मनाया जाता है। ओणम के उत्सव का आरंभ घर के आंगन में रंगोली सजाने से किया जाता है। लड़कियां कलात्मक ढंग से रंगोली सजाती हैं। रंगोली के आकार, फूलों की संख्या और फूलों के रंगों में प्रतिदिन वृद्धि की जाती है। बड़ी रंगोली को केरल प्रदेश की भाषा मलयालम में पक्कम कहते हैं।
ओणम के अवसर पर लोग नए वस्त्र पहनते हैं और एक दूसरे को भेंट देते हैं। गांवों में ओणम के दिन पीत वस्त्रधारी बाल गोपालों की छटा निराली होती है। ओणम स्नेह तथा सम्मान का पर्व है। इस पर्व में भेंट देने के समान ही प्रीति भोज का आयोजन भी महत्वपूर्ण है। केरल वासी ओणम के दिन शतरस व्यंजनों का भोजन तैयार करते हैं। इनमें पायसम, खीर, केले की नमकीन वस्तुएं, आचार, पापड़, गाढ़ी कढ़ी, उसना चावल आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ऐसी धारणा है कि राजा बलि इस भोज को देखकर प्रसन्न होते हैं और प्रजा की दशा से संतुष्ट होकर पाताल लोक लौट जाते हैं। ओणम हंसी खुशी तथा खुशहाली का पर्व है। ओणम के दिन नौका प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। नदियों, सरोवरों पर नौका दौड़ का आयोजन बहुत आकर्षक लगता है। नाविक नौका गीत गाते हुए नियत ताल पर डांड चलाते हैं। उनका उत्साह और नौका संचालन कौशल देखने योग्य होता है। इस अवसर पर खेल तमाशों, झूलों पर पेंग भरती नारियां तथा लोक नृत्यों की छवि देखते ही बनती है। ऐसा लगता है जैसे केरल वासियों की सांस्कृतिक परंपरा जीवंत हो उठी हो। स्ववृत्त लेखन, रिज्यूमे राइटिंग। स्ववृत्त शब्द स्व उपसर्ग तथा वृत्त शब्दों के मेल से बना है। स्व का अर्थ है अपना तथा वृत्त का अर्थ है वृत्तांत या विवरण। वस्तुतः स्ववृत्त किसी व्यक्ति द्वारा नौकरी पाने के लिए तैयार किए जाते हैं। नौकरी के आवेदन के साथ आवेदनकर्ता अपने बारे में जो भी आवश्यक सूचनाएं देता है, वे सब स्ववृत्त का हिस्सा होती हैं। अंग्रेजी में स्ववृत्त को बायोडेटा या रेज्यूमे या करिकुलम विटी सीवी कहते हैं। स्ववृत्त के दो पक्ष। किसी भी स्ववृत्त का संबंध दो पक्षों से होता है। एक पक्ष आवेदन करने वाले व्यक्ति से जुड़ा होता है तो दूसरा पक्ष नौकरी देने वाले व्यक्ति से। आवेदन करने वाला अपने स्ववृत्त में वे सब सूचनाएं देता है जो विज्ञापित पद के लिए जरूरी हैं। अतः स्ववृत्त तैयार करते समय नितांत आवश्यक सूचनाएं ही दी जानी चाहिए। स्ववृत्त में दी जाने वाली सूचनाएं। ध्यान रखिए कि प्रत्येक स्ववृत्त में दो तरह की सूचनाएं दी जानी चाहिए। सामान्य सूचनाएं। सामान्य सूचनाओं के अंतर्गत आवेदन करने वाले को अपना पूरा परिचय देना होता है। इसके अंतर्गत उसे अपना व अपने माता पिता का नाम, अपनी जन्म तिथि, वर्तमान पता, नागरिकता, संपर्क सूत्र, मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल आदि तथा अपनी शैक्षणिक योग्यताएं आदि देनी होती हैं। विशिष्ट सूचनाएं। विशिष्ट सूचनाओं के अंतर्गत आवेदनकर्ता अपनी व्यावसायिक योग्यताओं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तथा अपने कार्यानुभव, वर्क एक्सपीरियंस का विवरण तो देता ही है, साथ ही अपेक्षित पद के अनुरूप अन्य योग्यताओं एवं उपलब्धियों का उल्लेख भी कर सकता है। प्रभावी स्ववृत्त के गुण। स्ववृत्त में दी जाने वाली सूचनाएं सत्य और प्रामाणिक होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई गलत सूचना नहीं देनी चाहिए। किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी गलत या अतिरंजित सूचना साक्षात्कार के समय संकट उत्पन्न कर सकती है। स्ववृत्त की भाषा और शैली सरल, संक्षिप्त, स्पष्ट और संप्रेषणीय होनी चाहिए। जो कुछ कहा गया हो वह आसानी से समझ में आए। स्ववृत्त का आकार न बहुत बड़ा हो और न बहुत छोटा। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि स्ववृत्त में अपेक्षित सभी सूचनाएं आ जाएं। स्ववृत्त यदि हस्तलिखित है तो आवेदनकर्ता की लिखावट सुंदर और आकर्षक होनी चाहिए। अन्यथा साफ सुथरे ढंग से टंकित या कंप्यूटर मुद्रित स्ववृत्त भेजे जाने चाहिए। आवेदनकर्ता के पास पद के अनुरूप यदि कोई विशेष योग्यता व कार्यानुभव है तो उसका विवरण अलग से दिया जाना चाहिए। आवेदन के साथ यदि स्व हस्ताक्षरित फोटो भी मांगे गए हैं तो वे भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने चाहिए। स्ववृत्त का प्रारूप। स्ववृत्त के नमूने। ईमेल लेखन, ईमेल राइटिंग।
ईमेल शब्द वस्तुतः इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। आज शायद ही कोई ऐसा होगा जो कंप्यूटर का इस्तेमाल न करता हो, और जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है उसके लिए ईमेल कोई नई बात नहीं है। वास्तव में मेल भेजने का यह डिजिटल माध्यम है। इसके द्वारा एक व्यक्ति इंटरनेट की मदद से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी संदेश कहीं भी भेज सकता है। सामान्य पत्रों और ईमेल के माध्यम से भेजे गए पत्रों में अंतर। आप सब जानते ही हैं कि सामान्य पत्र प्रायः हस्तलिखित होते हैं। इनको लिखने के लिए कलम और कागज की आवश्यकता होती है तथा इनको भेजे जाने के लिए लिफाफे में रखा जाता है और डाक टिकट लगाकर पत्र पेटी में डालना होता है। यही नहीं, इनको अपने गंतव्य तक पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं। कभी कभी डाक अव्यवस्था होने पर ये पत्र अपने गंतव्य तक पहुंच भी नहीं पाते और पत्र भेजने वाले व्यक्ति को यह पता भी नहीं चल पाता कि पत्र निर्धारित व्यक्ति को मिला भी या नहीं। इसके विपरीत ईमेल द्वारा भेजे गए पत्र तुरंत प्रेषित हो जाते हैं और किसी कारणवश यदि ईमेल संप्रेषित नहीं हो पाया तो कंप्यूटर पर तुरंत संदेश आ जाता है, जबकि सामान्य पत्र के लौटकर वापस आने में महीनों लग जाते हैं। ईमेल के माध्यम से जो पत्र भेजे जाते हैं उनमें सबसे बड़ी सुविधा वर्तनी सुधार की होती है। आप जानते ही हैं कि हर कंप्यूटर में एक स्पेल चेक प्रोग्राम रहता है जो वर्तनी की अशुद्धियों को तत्काल सुधार देता है। इसके अलावा ईमेल से भेजे गए पत्रों में सबसे सुविधा यह भी रहती है कि इन पत्रों के साथ कोई भी पाठ, फाइल, चित्र, वीडियो आदि को संलग्न अटैच किया जा सकता है। जबकि सामान्य पत्रों के साथ यदि हमें कोई भी सामग्री भेजनी हो तो उसकी फोटो प्रति अलग से संलग्न करनी पड़ती है और अतिरिक्त डाक व्यय भी देना पड़ता है। ईमेल आईडी की आवश्यकता। कोई भी व्यक्ति जो ईमेल भेजना चाहता है उसे सबसे पहले अपना ईमेल अकाउंट खोलने और अपनी ईमेल आईडी बनाने की आवश्यकता होती है। हम जो भी मेल भेजते हैं वे हमारे ईमेल अकाउंट से ही हो जाती हैं। ईमेल अकाउंट किसी भी ईमेल प्रोग्राम जैसे जीमेल, आउटलुक, याहू मेल, हॉटमेल, रेडिफ मेल आदि पर खोला जा सकता है। ईमेल आईडी बनाने के लिए छात्र किसी भी कंप्यूटर जानकार की मदद ले सकते हैं। ईमेल लेखन का प्रारूप। जब आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर अपना ईमेल अकाउंट खोलते हैं और मेल लिखने के लिए कंपोज पर क्लिक करते हैं, जिससे आपकी मेल लिखने वाली विंडो खुल जाती है। अब इस विंडो में आप निम्नलिखित विवरण के अनुसार टाइप करते हैं। फ्रॉम, प्रेषक का ईमेल। जब आप कंप्यूटर से मेल भेजते हैं तब आपको अपनी मेल आईडी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी मेल आईडी स्वतः निर्धारित खाने में लिखी हुई आ जाती है और हर व्यक्ति अपनी आईडी से ही मेल भेजता है तथा प्राप्तकर्ता के पास प्रेषक की मेल आईडी स्वतः पहुंच जाती है। पर परीक्षा में या कक्षा में तो छात्र उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, अतः उन्हें अपना ईमेल लिखना ही होगा। 2. प्राप्तकर्ता का ईमेल पता। इसमें प्रेषक को उस व्यक्ति का ईमेल पता लिखना होता है जिसे वह ईमेल भेजना चाहता है। सीसी, कार्बन कॉपी। यदि प्रेषक चाहता है कि वह अपने ईमेल की प्रति कुछ अन्य लोगों को भी भेजे, तब वह सीसी का उपयोग कर सकता है और उन लोगों की मेल आईडी लिख सकता है जिन्हें वह मेल की प्रति भेजना चाहता है। बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक से अधिक लोगों को मेल की प्रति भेजने के लिए बीसीसी का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन बीसीसी में भेजी गई प्रतियों को मूल ईमेल प्राप्तकर्ता और सीसी प्राप्तकर्ता नहीं देख सकते। सब्जेक्ट, विषय। यदि ईमेल औपचारिक है तो इसमें ईमेल पत्र का मुख्य विषय लिखा जाना चाहिए। विषय को देखकर प्राप्तकर्ता को यह समझने में देर नहीं लगती कि पूरे ईमेल में क्या लिखा गया होगा। अनौपचारिक ईमेल पत्रों में विषय लिखने की आवश्यकता नहीं होती। संबोधन। जिस तरह से पत्रों में संबोधन लिखे जाते हैं वैसे ही संबोधन ईमेल में भी लिखे जा सकते हैं। यहाँ भी आप अनौपचारिक ईमेल में प्रिय, आदरणीय, श्रद्धेय आदि तथा औपचारिक ईमेल में महोदय या महोदया, श्रीमान आदि संबोधन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। बॉडी, पत्र का कलेवर। सामान्य हस्तलिखित औपचारिक पत्रों के कलेवर जैसा ही ईमेल पत्रों का कलेवर होता है।
पत्र प्राप्तकर्ता को जो भी बातें बतानी होती हैं वे सब यहाँ लिखी जाती हैं, किंतु संक्षिप्तता के साथ। स्वनिर्देश। मुख्य कलेवर के बाद स्वनिर्देश लिखे जाते हैं। ये भी ठीक वैसे ही होते हैं जैसे सामान्य पत्रों के होते हैं। आप यहाँ भी भवदीय, उत्तरापेक्षी, आपका आदि स्वनिर्देश लिख सकते हैं। हस्ताक्षर या नाम। हस्तलिखित सामान्य पत्रों में स्वनिर्देश के ठीक नीचे पत्र प्रेषक अपने हस्ताक्षर करता है, पर कंप्यूटर पर ईमेल लिखते समय हस्ताक्षर करना संभव नहीं हो पाता। अतः ईमेल में हस्ताक्षर के स्थान पर प्रेषक को अपना नाम लिखना चाहिए। औपचारिक ईमेल में नाम के अलावा अपने पद का विवरण भी देना चाहिए। अनौपचारिक ईमेल पत्रों के उदाहरण। औपचारिक ईमेल पत्रों के उदाहरण